वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया और वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडस एआई वीक पाकिस्तान के टेक्नोलॉजिकल मंजरनामे को बदल देगा और ये इवेंट आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक मजबूत टेक्नोलॉजी पार्टनर के तौर पर सामने लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत का फ़रोग पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत है। उन्होंने कहा कि इंडस एआई का इजरा इंतहाई खुशाइंद इकदाम है जो मुल्क को डिजिटल तरक्की की नई राहों पर गामजन करेगा। खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने बतौर वज़ीर आला पंजाब अपने दौर के इकदामात का भी जिक्र किया और कहा कि तालीम, सेहत और नौजवानों के लिए अहम मंसूबे शुरू किए गए, जिनमें होनहार तलबा को लैपटॉप की फराहमी और ई लाइब्रेरीज का क़याम शामिल है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है ताकि पाकिस्तान आलमी डिजिटल मईशत में मौसर किरदार अदा कर सके। इस्लामाबाद में इंडस एआई वीक की इफ्तिताई तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शिरकत की। इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान एक्ट के तहत कौमी डिजिटल रोड मैप तैयार किया जा चुका है और मुल्क डिजिटल इनकलाब की तरफ पूरे अज़्म के साथ बढ़ रहा है। हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और डिजिटल गवर्नेंस के फ़रोग के लिए ठोस इक़दामात कर रही है। शिजा फातिमा ने बताया कि पाकिस्तान की पहली कौमी एआई पॉलिसी सितंबर 2025 में मुतारिफ करवाई गई, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी के शोबे को मुनज़्ज़म और आलमी मयार के मुताबिक बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में नेशनल डिजिटल कमीशन कायम किया गया है जो डिजिटल इस्लाहात और कौमी सतह पर टेक्नोलॉजी पॉलिसियों की निगरानी करेगा। खबर यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बॉयकॉट पर होने वाले मुज़ाकरात अब खत्म हो गए हैं, जिसके बाद अगले 24 घंटों में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान है। लाहौर में ICC के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दरमियान तवील मुज़ाकरात हुए, जिनमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम भी शरीक थे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात 5 घंटे से ज़ायद जारी रहे, जिनमें मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के साथ होने वाली ज्यादती के अजाले पर जोर दिया। ICC ने बांग्लादेश के मुतालबात पर मुस्बत रद्द अमल देते हुए अजाले का फार्मूला तैयार कर लिया है। इमरान ख्वाजा तजावीज़ की हतमी मंजूरी के लिए वापस रवाना हो गए, जबकि अमीनुल इस्लाम अपनी हुकूमत को ब्रीफ करने के लिए वतन वापस चले गए। ज़राए का यह भी कहना है कि बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद आज दोपहर ICC और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का दोबारा राबिता उला कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान के कर्जों और मुआशी इस्तेहकाम के हवाले से आम गुफ्तगू की। वज़ीर ख़जाना ने राउंड टेबल में उभरती हुई मईशतों के लिए खुद मुख्तार कर्जों के खतरात पर इजहार ख्याल किया। कहा कि आलमी सतह पर सरकारी कर्जे तारीखी हद तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कर्जों का असल चैलेंज लिक्विडिटी दबाव को दिवालियापन में बदलने से रोकना है। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को पायदार मुआशी तरक्की की बुनियाद करार दिया और कहा कि पाकिस्तान ने नज़्म ज़ब्त पर मबनी मुआशी पॉलिसियों से इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के कर्जा जाती नज़्म नस्क में बेहतरी, मेच्योरिटी में तोसी और लागत में कमी हुई है और कर्जा GDP तनासुब 74% से कम होकर तकरीबन 70% हो गया है। बैरूनी कर्जा GDP तनासुब में मुस्तहकम रहा और रीफाइनेंसिंग के खतरात में कमी देखी गई। वज़ीर ख़जाना ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में शफाफ डेट सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस को इदारा जाती शक्ल दी गई है और IMF और वर्ल्ड बैंक के तरीक़ाकार के मुताबिक कर्जों का तजज़िया किया जा रहा है, जबकि टैक्स इस्लाहात और डिजिटाइजेशन की वजह से टैक्स टू GDP शरह सिंगल डिजिट से बढ़कर तकरीबन 12% हो गई। मजीद बरां पाकिस्तान ने ग्रीन स्कूप का इजरा किया और पायदार फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क कायम किया, जबकि कर्जों के इंतजाम को मौसमियाती और तरक्याती अहदाफ से हम आहंग किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना ने जोर दिया कि कर्जों के मसाइल के हल के लिए बरवक्त इक़दामात और आलमी ताउन नागुज़ीर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अतालवी वज़ीर दाखिला मैथ्यू पेंटेडोसी और यूरोपियन कमिश्नर मैगन्स बर्नर ने राबिता किया है। अतालवी वज़ीर दाखिला और यूरोपियन कमीशन ने इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती जानों के ज़िया पर दिली अफसोस का इजहार किया। अतालवी वज़ीर दाखिला ने
کہا کہ المناک واقعے کی خبر سن کر گہرا دکھ ہوا۔ اٹلی کی حکومت اور اپنی جانب سے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی مشکل وقت میں پاکستان عوام کے ساتھ کھڑا ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ یورپین کمشنر میگنسن برنر نے کہا کہ ہماری دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں اور دکھ کی اس گھڑی میں یورپی یونین پاکستانی عوام کے ساتھ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اظہار یکجہتی پر اطالوی وزیر داخلہ اور یورپین کمشنر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان دنیا کے لیے ایک ڈھال بنا ہوا ہے اور آج دنیا کو دہشت گردی کے محفوظ رکھنے کے لیے عالمی سطح پر مضبوط اور مشترکہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اور اس کی فائنانسرز کار فرما ہیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور مودی کے فائنانسرز افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دشمن عناصر ملک میں خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں، تاہم قوم متحد ہے اور ان کے عزائم کو ناکام بنائے گی۔ کامران ٹیسوری نے زور دیا کہ اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے دہشت گردی کا مقابلہ کیا جائے گا اور دشمن کے ناپاک ارادوں کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ کراچی میں سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں بزدلانہ حملہ کیا گیا اور اس خودکش حملے میں دہشت گردوں کو بھارت اور افغانستان کی مدد حاصل تھی۔ شرجیل میمن نے کہا کہ دشمن ممالک پاکستان سے سامنے آ کر لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، اسی لیے وہ پراکسیز کے ذریعے ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے مار کے حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی اور بھارت جانتا ہے اگر سامنے سے لڑا تو پاکستان اسے ناکوں چنے چبا دے گا۔ سینئر صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہا ہے اور بزدلانہ کارروائیوں کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے۔ سیاسی معاملات پر بات کرتے ہوئے شرجیل میمن نے کہا کہ جماعت اسلامی اور MQM کی سیاست مخالفت اور تنقید کے گرد گھومتی ہے، وہ اپنی سیاست کریں گی اور حکومت اپنا کام۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ گداگری اب ایک منظم پیشہ بن چکی ہے اور یہ ملک میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والا کاروبار بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بھیک منگوانے کے لیے باقاعدہ ٹھیکیدار موجود ہیں جو بچوں، عورتوں اور جعلی معذوروں کو بھرتی کر کے کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ یہی ٹھیکیدار مافیا ہزاروں بھیکاریوں کو خلیجی ممالک بھیج رہی ہے، جس کے باعث ان ممالک نے تنگ آ کر پاکستان کے ویزے بند کر دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس گھناؤنے کاروبار میں ایئرپورٹس پر مختلف محکموں کا عملہ بھی حصہ دار ہے اور مال بنا رہا ہے۔ سیالکوٹ میں یہ بھیکاری زیادہ تر جنوبی پنجاب سے آ کر ہوٹلوں میں قیام کر کے یہ دھندا کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتظامیہ اور پولیس کی حالیہ کارروائی سے اس کاروبار میں کچھ کمی ضرور آئی ہے، تاہم کارروائیوں کے باوجود بھیکاری اب بھی نظر آتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ سیالکوٹ میں بظاہر اچھے کھاتے پیتے لوگ ہی ان بھیکاریوں کے ٹھیکیدار ہیں اور جب گداگروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوتا ہے تو یہی ٹھیکیدار سفارشی بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ کاروبار انتظامیہ اور پولیس کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں اور اس کے ساتھ کئی دیگر نہایت گھناؤنے دھندے۔ خبروں پر نظر ڈالیں اور آپ کو بتائیں کہ بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کے بینکنگ سسٹم کا آؤٹ لک مستحکم قرار دے دیا ہے۔ موڈیز کے اعلامیے کے مطابق پاکستان میں بینکنگ ماحول میں بتدریج بہتری آ رہی ہے اور اگلے 12 سے 18 ماہ کے دوران بینکوں کی کارکردگی مستحکم رہنے کا امکان ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ بہتر معاشی نظم و ضبط اور مالیاتی استحکام کے باعث بینکنگ سیکٹر میں اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ موڈیز کے مطابق پاکستان میں 2026 کے لیے حقیقی GDP نمو 3.5% رہنے کی توقع ہے، جو معاشی بحالی کی علامت ہے۔ ریٹنگ ایجنسی کا کہنا ہے کہ معاشی استحکام، بہتر مالیاتی پالیسیوں اور اصلاحاتی اقدامات سے بینکنگ سسٹم کو سہارا مل رہا ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے پاکستان ریفارمز رپورٹ 2026 پر اظہار خیال کرتے ہوئے گزشتہ ایک سال کے دوران 660 اصلاحات کی ہیں، جن کا مقصد حکومتی نظام میں شفافیت اور کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر مملکت کے مطابق 600 سے زائد اصلاحات میں سے 35% کا تعلق ڈیجیٹلائزیشن سے ہے، جس سے نظام کو جدید بنانے اور انسانی مداخلت کم کرنے میں مدد ملے گی۔ مصدق ملک نے کہا ہے کہ ماضی میں فائلوں کے ذریعے ہونے والی بے ضابطگیوں سے سب آگاہ ہیں، اصلاحات سے ان رویوں کا خاتمہ ممکن ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت نے سرکولر ڈیٹ کی مد میں 1.25 کھرب روپے کی سیٹلمنٹ کی ہے، جو توانائی کے شعبے میں
बेहतरी की जानिब एक अहम कदम। कामयाब और महफूज बसंत के इनेकाद पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अवाम, गैर मुल्की मेहमानों और हुकूमती इदारों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि लाहौर और पाकिस्तान के शहरी बसंत और ज़िंदगी के रंग इंजॉय करने के मुस्तहिक हैं। वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवाम के दिल जीत लिए और शहरियों ने हुकूमती SOPs पर जिम्मेदारी से अमल किया। पुलिस, रेस्क्यू और जिला इंतजामिया ने बसंत को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा किया। अज़मा बुखारी ने खबरदार किया है कि बसंत का वक्त खत्म हो चुका है और अब पतंगबाजी की इजाजत नहीं होगी। नजर रखें क्योंकि पतंगबाजी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अमेरिका, बरतानिया और मशरक़ वुस्ता से भी लोग बसंत मनाने लाहौर आए। अज़मा बुखारी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम ने नफरत, इंतशार और एहतजाज की सियासत को मुस्तरद किया और मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन को सपोर्ट किया। मुल्क को कमजोर करने वाले अपने अंजाम को पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी तहरीक इंसाफ से मुतालिक मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकला की फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। ताहम लतीफ़ खोसा की जानिब से बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर अदालत ने हुकूमत को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अदालत उज़्मा ने बानी PTI के साइफर केस में बरियत के खिलाफ दायर अपीलों पर 3 रुकनी बेंच तश्कील देने का हुक्म दिया। इसी तरह शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बनाने की हिदायत की गई है। समाअत के दौरान अल-कादिर ट्रस्ट केस में बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने पर खारिज कर दी गई। ये समाअत चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में कायम। इस्लामाबाद पुलिस में तरक्कियों का सबसे बड़ा बहरान। 1988 के भर्ती अफसरान आज भी DSP के ओहदे पर कैद। वफाकी दारुल हुकूमत में SP की मगर रैंकर अफसरान के लिए तरक्की शजर ममनुआ बन गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है, जानते हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे महमूद खान से। महमूद, आगाह कीजिए तफसीलात से। जी बिल्कुल, देखें इस्लामाबाद पुलिस के इस वक्त एक संगीन इंतजामी बहरान की जद में है और जहाँ नाइंसाफी और हक तलफी ने जुल्म की शक्ल इख्तियार कर ली है। ईरान को इंकशाफ ये सामने आया कि 1988 में भर्ती होने वाले अफसरान जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सर्विस को दे दी, वो आज भी DSP के ओहदे पर खिसक रहे हैं, जबकि इन्हीं के साथ कोर्स करने वाले दीगर सूबों के अफसरान आज SP और इससे ऊपर के ओहदों पर जा चुके हैं। जबकि मेरे ज़राए ने कन्फर्म किया है कि वफाकी दारुल-हुकूमत में SP की 12 नशिस्तें अभी भी खाली पड़ी हैं, लेकिन निचले दर्जे से तरक्की पाने वाले रैंकर अफसरान के लिए ऊपर के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आज तो यह है कि 2007 का बैच सूबों में SP बनकर कमांड कर रहा है, लेकिन इस्लामाबाद में सीनियर को सिर्फ इसलिए रोका गया है क्योंकि इसे अन्ना का मसला अभी तक बनाया गया है। सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि हाजिर सर्विस अफसरान को प्रमोट करने के बजाय रिटायर्ड अफसरान को दोबारा नवाजा जा रहा है, जिनकी मिसाल इकबाल अहमद खान जैसे नाम है। फील्ड में मौजूद अफसरान अब खुलेआम कह रहे हैं कि जब तजर्बेकार अफसरान की जगह नाअहल या जूनियर को लाया जाएगा तो फिर खतीजतुल कुबरा मुबारका जैसे सिक्योरिटी लैब्स सामने आएंगे। निचले तबके के अफसरान में इस वक्त शदीद इश्तिहाल और मायूसी है और वो अब बददुआएं देने पर मजबूर हैं कि इनका जायज हक मार कर अफसरान वाला कौन सी सर्विस कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद। वाकई वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मकामी सतह पर वैक्सीन की तैयारी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और पाकिस्तान को इस शोबे में खुद कफील बनाना नागुज़ीर हो चुका है। उन्होंने कहा कि 2030 के बाद वैक्सीन की आलमी इमदाद के मुआहदे खत्म हो जाएंगे, इसलिए बरवक्त तैयारी निहायत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने वैक्सीन की तैयारी से मुतालिक OIC ममालिक के ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए कहा कि OIC फोरम के जरिए रुकन ममालिक के लिए वैक्सीन की तैयारी और ताउन पर काम किया जा रहा है ताकि मुस्लिम दुनिया को सेहत के शोबे में खुद इन्हिसारी की तरफ ले जाया जा सके। वफाकी वज़ीर सेहत ने यह भी बताया कि हुकूमत इस वक्त आवाम को 13 मोहलिक बीमारियों से बचाव की वैक्सीन मुफ्त फराहम कर रही है, जो कौमी सेहत निज़ाम को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने जोर दिया कि मुल्क में हेल्थ केयर निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल। कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक मोटरसाइकिल सवार खुले नाले में गिर गया, जिसका वाकया CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुआ। हादसा शाह फैसल चौक के करीब एक गली में पेश आया, जहां खुले नाले को देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार गली से मोहतात अंदाज में निकलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक तवाजुन बिगड़ने से वो बाइक समेत नाले में जा गिरा। इलाके के मकीन फौरी तौर पर जमा हुए और रस्सियों की मदद से मोटरसाइकिल को बांध कर निकाला, जबकि मोटरसाइकिल सवार को भी नाले से बाहिफाजत निकाल लिया गया।
ذرائع کے مطابق اورنگی ٹاؤن کے مختلف مقامات پر گلیوں میں نالے کافی عرصے سے کھلے ہوئے ہیں جو شہریوں کے لیے سنگین خطرہ بن گئے۔ یہ ہے کہ جامعہ کراچی میں انٹر کالجیٹ ٹورنامنٹ 2026 کے تحت میراتھن ریس کا انعقاد کیا گیا جو جامعہ کراچی کی تاریخ میں پہلی انٹر کالجیٹ میراتھن ریس ہے۔ میراتھن ریس کا افتتاح وائس چانسلر جامعہ کراچی پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کیا۔ 2.7 کلومیٹر طویل اس میراتھن ریس میں مجموعی طور پر 313 طلبہ اور طالبات نے شرکت کی جن میں 176 طلبہ اور 137 طالبات شامل تھیں۔ طلبہ کی میراتھن ریس صبح 10 بجے جبکہ طالبات کی ریس 10:30 بجے شروع ہوئی۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود عراقی نے کہا کہ کھیل متوازن شخصیت کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں اور نوجوانوں میں نظم و ضبط، ٹیم ورک اور مثبت سوچ کو فروغ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میراتھن محض رفتار کا نہیں بلکہ مستقل مزاجی، حوصلے اور عزم کا مظہر